हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है एंसेस्टर्स इन बाइनरी ट्री। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया इजी लेवल का, क्योंकि मैं इस वाली वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे इसकी अप्रोच जो कि बहुत आसान है, और फिर उससे समझते हुए हम कोड भी करेंगे। लेकिन बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। तो क्वेश्चन जो नाम है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी वही लिखा है। हम एक बाइनरी ट्री गिवन है और एक नोड गिवन होगी उसकी टारगेट। फाइंड ऑल एंसेस्टर्स ऑफ द गिवन टारगेट। यहाँ पे बस ये बता रखा है कि एंसेस्टर्स क्या होते हैं। आपको पता ही है, कोई भी नोड हो उसका एंसेस्टर क्या होगा, उसका पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। तो वही हमें इसमें फाउंड करना है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ये हमें बाइनरी ट्री गिवन है। टारगेट नोड हमें गिवन है 7। तो हमें 7 के सारे एंसेस्टर्स फाइंड करने हैं ऊपर तक। तो 7 का पेरेंट कौन है? 4। 4 का पेरेंट कौन है? 2। और 2 का पेरेंट कौन है? 1। तो आउटपुट में क्या आ गया? 4 2 1। दैट्स इट। जो क्वेश्चन में लिखा था स्टेटमेंट में वही हमने देख लिया कि भाई 7 जो हमें नोट गिवन है उसके एंसेस्टर फाइंड करने हैं। यानी कि 7 का पेरेंट, उसके पेरेंट का पेरेंट, उसके पेरेंट का पेरेंट। तो 4 2 1 वही हमारा आंसर आ गया। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखूं कि टारगेट नोड है 7। अगर हम अबव द लेवल जाएं 7 नोड के ऊपर वाले लेवल में, तो हमें क्या मिलेगा? 4 2 1। हेंस द एंसेस्टर ऑफ 7 आर 4 2 1। दूसरा एग्जांपल देख लो, 1 2 3। इसमें टारगेट नोड क्या है? 1। और 1 तो रूट नोड है। तो रूट नोड का तो कोई पेरेंट होता नहीं। तो इसलिए आउटपुट में आ गया एम्प्टी लिस्ट। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिंस 1 इज द रूट नोड देयर वुड बी नो एंसेस्टर, हेंस वी रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट। सो क्वेश्चन तो इतना सही है और बहुत आसान है। लैंग्वेज स्टेटमेंट क्वेश्चन की बहुत आसान है, आप समझ गए होगे। अब आओ इसकी अप्रोच समझते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और आपको समझाने के लिए मैंने एक बहुत इजी एग्जांपल ले लिया है। मान लो हमें ना ये बाइनरी ट्री गिवन है और इसमें टारगेट नोड हमें गिवन है 6। तो हमें 6 के एंसेस्टर फाइंड करके रिटर्न करने हैं। अब आप देखो, जैसा हमने वहां समझा था, 6 का पेरेंट कौन है? 3। और 3 का पेरेंट कौन है? 1। तो क्या आंसर आएगा इसका? 3 और 1। लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? वो भी बहुत सिंपल है। ट्री को हमें ट्रैवर्स ही तो करना है। हमें क्या चाहिए? 6 के पेरेंट और उसके पेरेंट, एंसेस्टर्स हमें 6 नोड के चाहिए। तो हम ट्री को ट्रैवर्स करेंगे और 6 नोड के एंसेस्टर्स हम निकाल लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जैसे कि हम रिकर्जन की मदद से पिछले वीडियोस में भी ट्री को ट्रैवर्स करते आए हैं, वैसे ही हम ट्रैवर्स करेंगे। रूट नोड से हम स्टार्ट करेंगे। कब तक ट्रैवर्सल करते रहेंगे? जब तक हमें 6 नहीं मिल जाता, क्योंकि वही तो हमारा टारगेट नोड है ना। हमें मान लो इस रूट नोड से नीचे पहुंचने तक कितने सारे पाथ हैं। या तो ये वाला पाथ हो जाए एक, या एक ये वाला पाथ हो जाए, एक ये वाला पाथ हो जाए, और एक ये वाला पाथ हो जाए। हमें कौन से पाथ से मतलब है? हमें उस पाथ से मतलब है जिसमें हमारा टारगेट नोड आ रहा है, क्योंकि हमें उसके ही तो एंसेस्टर चाहिए। आओ इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं यहाँ पे ये पाथ हटा देता हूँ अभी, ठीक है। वैसे बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनो, हमें बस ट्री को ट्रैवर्स करना है। कब तक ट्रैवर्स करना है? जब तक हमें 6 नोड नहीं मिल जाता। रिकर्जन की मदद से हम ट्री को ट्रैवर्स करते आए हैं, उसी की मदद से हम ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे रूट नोड से। कब तक हम ट्रैवर्स करेंगे? देखो, रूट नोड से हम उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जा सकते हैं या फिर उसके राइट चाइल्ड पे जा सकते हैं। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों चाइल्ड्स पे जाके देखेंगे। अगर मान लो हमें यहीं पे टारगेट नोड मिल गई, तो वहीं रुक जाएंगे। नहीं मिली तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे कब तक बढ़ना है? मान लो सबसे पहले हम रूट के लेफ्ट चाइल्ड पे गए यहाँ पे, क्या ये टारगेट नोड है? नहीं यार, ये टारगेट नोड तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 4 पे आ गए हम, क्या 4 टारगेट नोड है? नहीं यार, 4 भी टारगेट नोड नहीं है। लेकिन क्या पता टारगेट नोड आगे हो, हमारे फंक्शन को तो नहीं पता ना ये। तो और आगे बढ़ो। लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं। आगे तो क्या है? नल है। लीफ नोड के भी नीचे वाली नोड, यानी कि लीफ नोड का भी चाइल्ड क्या होता है? नल होता है ना। तो क्या हमें अपनी कंडीशन नहीं मिल गई कि हमें आखिर आगे बढ़ना बढ़ना, ट्रैवर्सल हमें रोकना कब है? जब हम नल नोड पे पहुंच जाएं। हम रूट नोड से लेकर तब तक ट्रैवर्स कर रहे हैं जब तक हमें हमारी टारगेट नोड मिल नहीं जाती। लेकिन अगर हम नल नोड पे पहुंच गए, तो क्या उस पाथ में हमें टारगेट नोड कभी मिली होगी? नहीं मिली होगी। इसलिए पहली बेस कंडीशन हमारी ये हो गई कि अगर हम नल पे पहुंच गए तो वहीं पे ही रुक जाओ। ठीक है। रुकने वाली कंडीशंस ये हैं, नल पे पहुंच गए तो वहीं रुक जाओ। दूसरी कंडीशन देखो,
अब हम मान लो किसी पाथ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं और हमें टारगेट नोड मिल गई। यानी कि मान लो हम यहाँ से गए इसके राइट चाइल्ड पे 3, फिर 3 के लेफ्ट चाइल्ड पे पहुंचे 6 पे। ट्रैवर्स करते-करते कहीं पे हमें टारगेट नोड मिल गई, तो बस वही तो हमें चाहिए, उसी पाथ से तो हमें मतलब है। तो यानी कि अगर हमें टारगेट नोड मिल गई, तो मतलब अगर हमें नल नोड मिल गई, तो यानी कि क्या इस पाथ में कभी भी हमें टारगेट नोड मिलेगी? नहीं, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। जिस पाथ में हम नीचे-नीचे जाते रहे और इतना नीचे पहुँच गए कि नल पे पहुँच गए, उस पाथ की सारी नोड्स ही हमने ट्रैवर्स कर ली, फिर भी हमें टारगेट नोड नहीं मिली। यानी कि उस पाथ में कभी टारगेट नोड थी ही नहीं, उसको कर दो फॉल्स। लेकिन किसी पाथ में हम नीचे गए और नीचे गए और किसी पॉइंट पे हमें टारगेट नोड मिल गई, यानी कि उसी पाथ से तो हमें मतलब है। तो अगर हमें टारगेट नोड मिल जाती है, तो उस पाथ को क्या कर दो, रिटर्न क्या कर दो उसमें, ट्रू। दैट्स इट यार, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली तरीके से। यहाँ पे मैंने बेस केस लिख दिए हैं कि अगर हम पाथ को ट्रैवर्स करते रहे, नोड से नोड पे हम जाते रहे और पहुंच गए नल नोड पे, यानी कि उस पाथ में कभी टारगेट नोड थी ही नहीं, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। लेकिन अगर हम ट्रैवर्स करते रहे और पहुंच गए हम टारगेट नोड पे कभी भी, यानी कि जिस पाथ्स को हमने ट्रैवर्स किया है ना, वही तो उसका आंसर होगा। आओ इसे और देखते हैं एक बार दोबारा। 1 से हम 2 पे गए, हम क्या कर रहे हैं वैसे, ये हमारे ना बेस केस थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिकर्जन की मदद से हम ट्री को ट्रैवर्स तो कर ही रहे हैं। बेस केस हमारे यहाँ पे ये हैं, जब हमें रुकना है। रिकर्जन हमें कब रोकना है, वो ये है कि यार अगर नल पे पहुंच जाओ तो रिकर्जन रोक दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। वो पाथ हमारे काम का नहीं है, उसमें टारगेट नोड नहीं मिली। लेकिन अगर टारगेट नोड मिल जाए तो रिटर्न कर दो ट्रू। उसके अलावा हमें कभी भी नहीं रुकना। जब तक हम नल पे नहीं पहुंच जाते तब तक ट्रैवर्स करते रहो, क्या पता टारगेट नोड आगे मिल जाए। और जब टारगेट नोड मिल जाए तब रुक जाओ। ठीक है, ये हमारे बेस केस थे। रिकर्सिव केस में हम क्या लिखेंगे, जस्ट सिंपल हम रिकर्सिव केस में यही लिखेंगे कि हमें नहीं पता कि रूट के राइट में लेफ्ट चाइल्ड पे हम जाएं, फिर आगे जाएं तो हमें टारगेट नोड वहां मिलेगी, या रूट के राइट चाइल्ड पे हम जाएं, फिर आगे जाएं तो हमें वहां पे नोड मिलेगी। लेफ्ट और राइट सब ट्री में कहीं भी रूट नोड हो सकती है, मतलब टारगेट नोड हो सकती है। इसलिए हमें साइमल्टेनियसली लेफ्ट सब ट्री भी और राइट सब ट्री भी ट्रैवर्स करना है। यानी कि रिकर्सिव केस में हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, और का यहाँ पे ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि लेफ्ट में सब ट्री में हमारी टारगेट नोड हो या राइट सब ट्री में। तो लेफ्ट चाइल्ड को भी हमें ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट सब ट्री को भी और राइट सब ट्री को भी साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो लेकिन ये काम कैसे करेगा, आओ देखते हैं। हम साइमल्टेनियसली ना दोनों तरफ से ट्रैवर्स कर रहे हैं। यानी कि अगर हम पहले देखें कि रूट नोड से हम लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, तो यहाँ पे 1 से हम गए 2 पे, 2 से हम गए 4 पे, और 4 से गए हम n पे। n मतलब नल, नल पे हम पहुंच गए यार। बीच में हमें कहीं टारगेट नोड तो मिली नहीं, यानी कि बेस केस वाली ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। नल पे हम पहुंच गए और वहीं पे हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स, तो भाई ये पाथ तो इनवैलिड हो गया। साइमल्टेनियसली क्योंकि हम राइट पे भी ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे गए 1 से 3 पे, फिर 1 से 3 से हम गए 7 पे, अभी भी हमें टारगेट नोड नहीं मिली। फिर 7 से हम आगे गए, 7 से आगे क्या है, 7 से आगे तो नल है, यानी कि यहाँ पे भी हम नल पे पहुंच गए। तो हमारा ये वाला पाथ भी फॉल्स हो गया, क्योंकि हम नल पे पहुंच गए, टारगेट नोड हमें मिली नहीं। ठीक है, रिकर्जन की मदद से हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ट्रैवर्स कर रहे हैं हर नोड का जिस पे हम पहुंच रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 पे 2 पे पहुंचेंगे ना, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड तो हम देखेंगे ही, 2 का राइट चाइल्ड भी हम देखेंगे। तो 2 से हम 5 पे गए, 1 से 2 पे आए, 2 से गए 5 पे, नहीं मिली टारगेट नोड, 5 से आगे गए, 5 से आगे क्या है, कुछ भी नहीं है यार, नल है। फिर से हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि नल आ गया तो रिटर्न कर दो फॉल्स। यानी कि अब ये पाथ भी सही नहीं है, ये पाथ भी सही नहीं है, और ये 1 2 5 ये वाला पाथ भी सही नहीं है। 1 से हम 3 पे गए, 3 के लेफ्ट चाइल्ड पे गए हम, और इसमें तो हमें मिल गया, नल से पहले ही हमें मिल गया टारगेट नोड। बस तो ये एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, टारगेट नोड वाली, जो वही हमारा आंसर होगा। क्या था हमारा पाथ, 1 से हम 3 पे गए और 3 से हम गए 6 पे। इसी केस के लिए तो हमारा रिटर्न ट्रू हुआ ना। तो क्या यही पाथ इसका आंसर नहीं है, 3 1 1 3, यही इसके 6 के एंसेस्टर नहीं है, बिल्कुल यही है। तो हमने फिर यही रिटर्न कर दिया। रिटर्न हम कैसे करेंगे,
क्वेश्चन में गिवन है कि यार एक एरे बना लेना और उसमें जो भी एंसेस्टर हैं वो स्टोर कर देना। तो फिर हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे ट्रू मिल जाएगा, मतलब टारगेट नोड पे हम पहुंच जाएंगे, हम रिकर्जन में चेक क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट चाइल्ड जो है वो टारगेट के बराबर है या राइट चाइल्ड टारगेट के बराबर है। तो इस वाले केस में क्या हुआ, 1 से हम 3 पे गए, 3 से हम गए 6 पे। मतलब 3 को जब हम पहुंचे थे तो हमने चेक किया कि क्या 3 का लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड टारगेट के बराबर है या नहीं। तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड तो टारगेट के बराबर निकला, यानी कि और का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। तो हम इस केस के अंदर आ जाएंगे। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, 3 का हमें राइट चाइल्ड मिल गया है, लेफ्ट चाइल्ड मिल गया है टारगेट नोड, तो यानी कि उसका पहला इंसेस्टर क्या है, 3 है। तो हम उसमें जिस नोड पे खड़े हैं उस नोड को हम आंसर वेक्टर में डाल देंगे कि भाई वो हो गया हमारा पहला एंसेस्टर टारगेट नोड का। अब हम, क्योंकि हमें पहला एंसेस्टर टारगेट नोड का मिल चुका है 3 पे, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हमें बार पहला एंसेस्टर मिल चुका है। फिर वापस जब हम 1 से 3 पे जा रहे होंगे तो हमें ये पता है कि 3 पे तो रिटर्न हो रहा है ट्रू। 3 पे रिटर्न क्यों क्यों हो रहा है ट्रू, क्योंकि 3 एक एंसेस्टर है हमारे टारगेट नोड का। तो जब हम 1 से चेक करेंगे 3 के लिए, 1 का राइट चाइल्ड हम चेक करेंगे 3 के लिए, तो क्या रिटर्न हो रहा होगा, ट्रू। तो हमें ये पता चल जाएगा कि यार 1 जो है वो 3 का एंसेस्टर है। और रिटर्न ट्रू से क्या पता चल रहा है कि 3 टारगेट नोड का एंसेस्टर है। तो जब 3 टारगेट नोड का एंसेस्टर है और 1 भी 3 का एंसेस्टर है, तो यानी कि टारगेट नोड का एंसेस्टर एक हो गया 1 भी। तो सिमिलरली ये इस केस में जब आएगा तो इसमें अब वेक्टर में पुश हो जाएगा 1 भी। तो सबसे पहले वेक्टर में क्या पुश हुआ, 3। उसके बाद क्या पुश हुआ, 1। और बस यही हमारा आंसर नहीं है क्या, यही तो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा कोड हो चुका है, पूरी अप्रोच समझ चुके हो। हम क्या करेंगे, बस रिकर्जन की मदद से ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। साइमल्टेनियसली लेफ्ट और राइट सब ट्री दोनों ही ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता राइट सब ट्री में टारगेट नोड है या लेफ्ट सब ट्री में। हमें लेकिन ट्रैवर्सल रोकना कब है कि यार एक 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 नोड से दूसरी नोड, दूसरी से तीसरी, उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, ट्रैवर्स करते करते अगर हम नल पे ही आ गए, पूरी हमने एक पाथ ट्रैवर्स कर लिया, नल पे हम पहुंच गए, उसके आगे कोई नोड ही नहीं है और हमें उस पाथ में कहीं भी टारगेट नोड नहीं मिली, यानी कि वो गलत पाथ है, हमारे मतलब का पाथ नहीं है। उसमें नल जब भी हम पहुंच जाए ना, रिटर्न कर दो फॉल्स। ये सारे पाथ फॉल्स हो गए। सिर्फ एक ये वाला पाथ जिसमें ट्रैवर्स करते करते हमें कहीं ना कहीं नल पहुंचने से पहले टारगेट नोड मिल गई, उसमें हमने रिटर्न कर दिया ट्रू और स्टोर कर दी जिस नोड का वो चाइल्ड है टारगेट नोड, उसको स्टोर कर दिया आंसर वेक्टर में। तो दैट्स इट यार, इतना सा ही यहाँ पे अप्रोच था। और बस यही 2-4 लाइनें अब हम लिखने वाले हैं कोड में। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया वही हम यहाँ पे बस लिखने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हम रिकर्जन की मदद से ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, तो आओ उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं बूलियन टाइप का। क्योंकि जब नल पे पहुंच जाते हैं तो रिटर्न हम फॉल्स करते हैं, टारगेट नोड हमें मिल जाती है तो रिटर्न ट्रू करते हैं, ट्रू फॉल्स, इसलिए हम बूलियन टाइप का एक फंक्शन बना लेंगे। और लेट सपोज उसका नाम रख देते हैं एंसेस्टर्स, एंसेस्टर। ठीक है, इसमें हम पास क्या करेंगे, जो पहले तो हमारी रूट नोड है, तो इसको ही हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रूट नोड हमें पास कर दी। फिर हमारी कौन सी नोड, टारगेट नोड, यही तो हमें चेक करनी है, तो ये भी इसमें पास कर दी। और इसमें तीसरी चीज क्या पास करेंगे हम, हमारा आंसर वेक्टर। क्योंकि अगर हमें कोई एंसेस्टर मिल गया तो उसे स्टोर हम किस में करेंगे, आंसर वेक्टर में। वेक्टर इंट टाइप का, उसका नाम रख लेते हैं आंसर। फंक्शन के अंदर आ जाओ। रिकर्सिव फंक्शन है तो सिर्फ दो चीजें होंगी, बेस केस और रिकर्सिव केस। बेस केस हमने क्या समझा था बोर्ड पे कि हमें रुकना कब है, रुकना हमें कब है जब हमें जो हमारी नोड है रूट क्या हो जाए, नल। यानी कि पूरा का पूरा पाथ ट्रैवर्स करके नीचे आ गए, हम नल पे पहुंच गए, तब भी हमें टारगेट नोड नहीं मिली, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। वो पाथ सही नहीं है यार। और दूसरा क्या था, इफ रूट का डेटा, यानी कि टारगेट नोड पे हम पहुंच गए, यानी कि रूट का डेटा बराबर किसके हो गया, टारगेट के, इक्वल इक्वल टू टारगेट, तो भी हमें रुक जाना है। और उस लेकिन उस केस में क्या रिटर्न करना है हमें, ट्रू, वही जो हमने वहां बोर्ड पे समझा था।
तो बेस केस हमने दोनों लिख लिए। रिटर्न मैं लिख देता हूँ रिटर्न ट्रू। अब लिखते हैं रिकर्सिव केस। मैंने क्या बोला था कि इस फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे ट्री के सारे लेफ्ट और राइट चाइल्ड को साइमल्टेनियसली ट्रैवर्स करने के लिए। तो क्या नाम है इस फंक्शन का, एंसेस्टर। यहाँ पे इस फंक्शन को रिकर्सिवली हम कॉल करेंगे और क्या पास करेंगे हम इसमें, रूट का लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उसका लेफ्ट चाइल्ड। और क्या पास करना होता है इसमें, टारगेट वैल्यू, तो टारगेट पास कर दिया। और क्या पास करना होता है, वेक्टर, तो वेक्टर पास कर दिया। ये पास कर दिया हमने किसके लिए, लेफ्ट चाइल्ड के लिए। अब सेम ही यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे और का साइन लगा के कंट्रोल वी, ये राइट चाइल्ड के लिए, RHT। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली अब हम रूट का लेफ्ट राइट सारे पॉसिबल पाथ ट्रैवर्स कर रहे हैं। इस पूरे स्टेटमेंट को मैं डाल देता हूँ एक इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारा रूट नल हो जाता है, यानी कि हम ट्रैवर्स करते करते नीचे पहुंच जाते हैं, या फिर हमारा रूट टारगेट के बराबर हो जाता है, तो रिटर्न होता है ट्रू। यानी कि जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उसका लेफ्ट चाइल्ड या फिर उसका राइट चाइल्ड, इन दोनों में से कोई एक भी टारगेट के बराबर हो गया ना, तो ये वाला इफ स्टेटमेंट में ट्रू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि और का साइन है ना। तो अगर ट्रू रिटर्न हो गया यानी कि हम पहुंच गए हैं उस नोड पे जिसका चाइल्ड है टारगेट नोड, यानी कि वो नोड है एंसेस्टर ऑफ टारगेट नोड। तो आंसर में हमें अब डाल देना चाहिए उस नोड को जिसपे हम अभी खड़े हैं, यानी कि आंसर डॉट पुश बैक रूट का डेटा। दैट्स इट, कितना सिंपल है। अब यानी कि हम एंसेस्टर पे पहुंच गए हैं, तो उसकी वैल्यू भी हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे ट्रू, ताकि रिकर्जन से हम दोबारा जब उसके पेरेंट पे पहुंचे तो हमें पता चल जाए कि यार हम एक टारगेट नोड के एंसेस्टर के पेरेंट हैं, यानी कि वो भी उसका एंसेस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, जिस नोड पे हम खड़े हैं उसका लेफ्ट चाइल्ड भी राइट चाइल्ड भी टारगेट नोड के बराबर नहीं है, तो हमें जस्ट रिटर्न कर देना है फॉल्स। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा रिकर्सिव फंक्शन एंसेस्टर भी बन चुका है, और सारा कोड तो हमने इसी फंक्शन में लिख लिया। तो आओ जो हमारा मेन फंक्शन है इसमें बस इस एंसेस्टर वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं। लेकिन एंसेस्टर वाले फंक्शन में पास करने के लिए पहले आंसर वेक्टर तो बना लूं, वेक्टर इंट आंसर, और अब एंसेस्टर को कॉल कर दो। एक मिनट, इस फंक्शन का नाम भी एंसेस्टर है, लेकिन चलो अच्छा है कि हमने स्मॉल लोअर केस में अपना नाम रखा है। पास क्या करना है, रूट नोड, रूट, और टारगेट, टारगेट, और क्या पास करना है, हमारा आंसर वेक्टर आंसर। यानी कि इस फंक्शन की मदद से अब आंसर वेक्टर में सारे एंसेस्टर आ चुके हैं हमारे टारगेट नोड के। तो बस रिटर्न कर दो आंसर वेक्टर को, रिटर्न आंसर। इतना सही हमारा कोड था, एक बार मैं कंपाइल रन करके देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जरा हम एंसेस्टर लिखना भूल गए कॉपी पेस्ट के चक्कर में। ये फंक्शन हम रिकर्सिवली पास कर रहे हैं लेफ्ट चाइल्ड के लिए और राइट चाइल्ड के लिए, तो उसके लिए फंक्शन का नाम लिखना तो जरूरी है ना। और यहाँ पे इस एक्स्ट्रा ब्रैकेट की और इस एक्स्ट्रा ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसे कंपाइल रन करते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। एक्सपेक्टेड आउटपुट है 1, से रेफरेंस से पास कर देते हैं, तो कि जो इस आंसर वेक्टर की इनिशियलाइज वैल्यू होगी, क्योंकि अगर हमें कहीं पे नहीं मिलता है हमारा एंसेस्टर तो हमें रिटर्न करना है एम्प्टी। तो अब इसे कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो कोड तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे पूरा ही समझा दिया, वही कॉपी पेस्ट करके बस यहाँ पे लिखा था कोड की लैंग्वेज में। अब इसे सबमिट करते हैं, और सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 127 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।